नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लीगल रजिस्टर के। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो आपके ऊपर कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है जिसको आपको फॉलो करना, जैसे चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो या कंपनी का मैनेजर या इंजीनियर कोई भी हो। हम लोग जब भी किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ लॉ अप्लीकेबल होता है और उसको हमको मानना बहुत ही जरूरी है, उसी के अनुसार चलना है। अदरवाइज क्या होता है कि इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई। और जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला जाए उस तरह का करना पड़ता है। तो अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहाँ पे टेम्पररी नेचर का जॉब हो, जैसे कि कोई चीज़ बनाना, डिमोलिश करना, रिनोवेशन करना, इस तरह का जो भी काम है जो टेम्पररी नेचर का होता है उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क अगर इंडिया में आप कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है, जैसे मैंने बताया कि इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है। तो ज़रूरत है कि हमें उसको जानने के लिए, और कोई भी सेफ्टी ऑफिसर या अगर किसी साइट पे डिप्लॉय होता है कंस्ट्रक्शन साइटों पे, तो इसी एक्ट के तहत वो डिप्लॉय होता है। तो और उस एक्ट के तहत अगर आप डिप्लॉय होते हैं वहाँ पे, तो आपको उसके सारे चीज़ों को फिर मैनेजमेंट को बताना और क्या क्या करना चाहिए, BOCW एक्ट क्या करता है उसको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो BOCW एक्ट 1996 में आया था और इसका जो है BOC एक्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं मेंशन है, तो इसका जो है डिटेल्स में इसका रूल्स आया था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रूल्स 1998। तो अगर आपको कोई चीज़ डिटेल्स में देखना है तो 1998 को देखना पड़ेगा। तो BOCW एक्ट तो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है ही, इसको फुलफिल करना है। बट जो सेंट्रल रूल्स है, BOCW सेंट्रल रूल्स है, इसको भी पालन करना बहुत ही जरूरी है। ये भी लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको भी हम लोग करें। तो एक्ट का डिटेल्स में वहाँ पे है, मतलब कि एक्ट में ऐसा चीज़ लिखा है, इस तरह से लिखा है कि हम लोग हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्स में समझना मुश्किल है। जबकि जैसे मान लीजिए आपको सेफ्टी ऑफिसर डिप्लॉय करना है, लेकिन कितने वर्कर रहेंगे तो सेफ्टी ऑफिसर डिप्लॉय करना है, कितने क्या रेशियो रहेगा, ये सब चीज़ें एक्ट में नहीं है, वो सब चीजें रूल्स में है। तो रूल्स में क्या है ना कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में है, तो रूल्स भी जो है एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो दो चीज हो जाता है यहाँ पे, एक्ट और रूल्स। तो हम इस लीगल रजिस्टर में दोनों चीज कवर करने वाले हैं। एक्ट में ही दिया हुआ है कि हर स्टेट चाहे तो अपना रूल्स ही बना सकता है, इसीलिए अगर जो भी स्टेट हो, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का BOCW रूल्स है, तमिलनाडु का BOCW रूल्स है, उड़ीसा का रूल्स है, कर्नाटक का रूल्स है, हर एक स्टेट का अपना अपना रूल्स है। तो अगर आप उस स्टेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे, लेकिन हर स्टेट का ना पढ़ के हम लोग सेंट्रल रूल्स पढ़ते हैं जो कि सेंट्रल ने बनाया है और ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हमें कौन सा सेक्शन के थ्रू क्या क्या करना है। तो वो चीज़ देखते हैं, और कौन सा फॉर्म जो है यानी कि रिपोर्ट फॉर्म कौन सा भरना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक मैंने समरी टेबल बनाए हुए हैं जिसको हम लोग लीगल रजिस्टर बोलते हैं। और लीगल रजिस्टर में ही सारी चीज़ें मेंशन होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर BOCW एक्ट 1996 एंड सेंट्रल रूल्स 1998, ये दोनों में से कोई एक रहेगा और इसमें सेक्शन या रूल्स नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा और इसका क्या ऑब्लिगेशन है यानी क्या टास्क मिला है उसके तहत ये हमें जानना है। यानी कि आप देखिए 23(1), तो इसके थ्रू ये कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग बिल्डिंग वर्कर्स, जहाँ भी 10 या 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क जो है BOCW के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे 23(1) में रूल्स में मेंशन है, तो आपको ये वहाँ पे अप्लीकेबल है। उसी प्रकार देखिए 24(1) सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म आपको फॉर्म 2 भरना पड़ेगा और वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है। और अगर ज़्यादा डिटेल्स में इसको जानना है तो आप वो सेंट्रल रूल्स जो है आप ओपन करके देखिए, ये सारा सेक्शन वहाँ पे आप देख पाएंगे और उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे चूँकि पूरा रूल्स बहुत बड़ा है तो हर एक चीज़ को बताना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट समराइज करके आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बनाना है जो फॉर्म नंबर 3 में मिलेगा और ये 25(2) में कहता है। उसी प्रकार नोटिस ऑफ कमेंसमेंट कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ पे अगर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का अगर कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे 26(3) और 239(1) यानी रूल है, और ये हमारा एक्ट का है 26(3),
ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अनुसार फॉर्म आपको 4 भरना पड़ेगा। कंपनी में इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है एक बार, और ये जो है आपको 36 सेंट्रल रूल्स जो है 36 में मेंशन है। उसी प्रकार हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमको अपने BOCW एक्ट का कोई कंपनी है जो कि BOCW एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी को पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और पॉलिसी बनाने के लिए किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो रूल्स नंबर 39 आप देखेंगे तो वहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर बनाने के बारे में बात की गई है, और एक बार उसको बनाना है। ठीक है। उसी प्रकार आपको इल्यूमिनेशन सर्वे कराना है, कहाँ कितनी लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, और ये रूल नंबर 51 कहता है। और मंथली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो है इसको करना होता है। रिपोर्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेब्रीज, यानी कि आपको डेब्रीज वगैरह जो है हाउस कीपिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए जो है आपको ये 52 रूल्स कहता है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल होंगे उनका टेस्ट एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और ये रूल नंबर 56 में दिया हुआ है। और ये हर साल जो है इसको कराना पड़ता है। कोई भी जितने भी लिफ्टिंग गियर्स हैं या लिफ्टिंग अप्लायंसेज हैं तो उनका TPI होता है और TPI करवाना होता है। जहाँ भी ये कोई लिफ्ट है जो कि पैसेंजर को ले जाता है, किसी आदमी को ले जाता है, तो ये रूल नंबर 56 कहता है कि उसको वंस इन 6 मंथ उसका TPI होना चाहिए। जबकि कोई मटेरियल लिफ्टिंग के लिए बात होती है तो वहाँ पे वंस ए ईयर। उसी प्रकार बात है आपका 61 रूल नंबर कहता है कि जितने भी आपको ये सब लिफ्टिंग वाली चीज़ें हैं ना, इस पर सेफ वर्किंग लोड मार्क होना चाहिए, यानी कि SWL जिसको हम लोग बोलते हैं SWL, वो वहाँ पे मार्क होना चाहिए कितना टन इसकी कैपेसिटी है, और ये क्वार्टरली हमें इंश्योर करना है। उसी प्रकार अगर रूल नंबर 70 की बात करते हैं तो टेस्ट एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग गियर आपको करना है, और ये भी कब होगा, वंस ए ईयर, है ना। 71 रूल कहता है कि टेस्ट एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रोप, जो रोप हैं उनका भी क्वार्टरली बेसिस पे होना है, और यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं कह रहा है। 53 जो है वो कहता है कि सर्टिफिकेट टू बी इशूड आफ्टर एक्चुअल टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन, है ना। तो ये आपको रूल नंबर 73 है, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जो भी टेस्टिंग होगी, यानी कि TPI सर्टिफिकेट। और 74 ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेज, लिफ्टिंग गियर्स एंड हीट ट्रीटमेंट, ये भी जो है इस सब का भी रजिस्टर होना चाहिए। ये फॉर्म मेंटेन करना है, यानी कि ये कौन सा है, 24। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं 56, 74B, 74B 1A, ये सारी चीज़ें कहता है कि डेयरी वगैरह का जो है उसका भी टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विंचेस का होना चाहिए। उसी प्रकार अगर 17 की बात करें तो रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्रेन और होस्ट एंड देयर एसोसरीज गियर का फॉर्म नंबर 6 में, और इसके एसोसिएटेड जो रूल्स और सेक्शन यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं। रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ लूज गियर को आपको एज पर दिस सेक्शन में कहा गया है कि आपको करना है। रजिस्टर फॉर पीरियोडिकल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ वायर रोप का भी 62, 74B, 76B 3 रूल्स कहता है कि फॉर्म नंबर 8 में इसको मेंटेन करना है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ हीट ट्रीटमेंट एंड एग्जामिनेशन लूज गियर का आपको ऐसे इस सेक्शन में बात कहता है, लेकिन इसको फॉर्म नंबर 9 में इसके डिटेल्स रखने हैं। उसी प्रकार सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ लूज गियर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनेलिंग, ये आपको फॉर्म नंबर 10 में वंस ईयर करना है। और जितने भी लोड टेस्ट के सर्टिफिकेट होंगे, इसके रिकॉर्ड होंगे ना, मिनिमम 5 ईयर्स मेंटेन करना है। 5 ईयर्स कहने का मतलब ये हो गया कि मान लेते आपका कंपनी 5 साल से चल रहा है तो 5 साल का जो है TPI आपको मेंटेन करके रखना है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेटर ऑफ लिफ्टिंग विंच एंड सिग्नलर जो है वो दिया हुआ है किसमें, 81 में, उसको हमको मेंटेन करना है। प्रेशर प्लांट और इक्विपमेंट एग्जामिन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सटर्नली, और ये वंस इन 6 मंथ में होगा। ये कौन सा रूल कहता है, तो BOCW सेंट्रल रूल 207C1 ये बात कहता है। प्रेशर प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जामिन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, हाइड्रोलिक टेस्ट होनी चाहिए, और ये रूल नंबर 208C का 2 नंबर ये कहता है वंस ईयर करना है। प्रेशर प्लांट इक्विपमेंट एग्जामिन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सटर्नली, ये 209C कहता है। थर्ड, वंस इन 4 ईयर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी ए मीटिंग, सेफ्टी कमेटी बनाना है, मीटिंग भी करना है, और ये मंथली बेसिस पे होनी चाहिए,
और ये रूल नंबर 208 कहता है। सेफ्टी ऑफिसर का डिप्लॉयमेंट करना है और इसका जो है 209 सेंट्रल रूल्स में डिटेल्स दिया गया है कि वहाँ जाके आप देखेंगे तो वहाँ बताया गया है कि कितना रेशियो पे सेफ्टी ऑफिसर डिप्लॉय होना है, यानी कि 500 पे 1 होना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिया हो। रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेंजरस ऑकरेंस हो जाता है तो आपको रिपोर्ट करना है। कौन सा फॉर्म भरना है? तो फॉर्म नंबर 14 है ना, एज पर द सेंट्रल रूल। वहाँ पे फॉर्म नंबर भी आपको दिया हुआ और ये 210 है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, यानी कि इसका जो है 223 जो है रूल है और इसके अनुसार आपको मेंटेन करना है। और पीरियडिकल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्डिंग वर्कर, आप जानते हैं कि जब भी वर्कर काम करने आते हैं तो हम लोग मेडिकल कराते हैं, तब जाके उसका इंडक्शन होता है। तो ये रूल नंबर 223A थर्ड कहता है कि वंस इन 2 ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी है, बट स्टार्टिंग में भी हमें कराना होता है जब हमारा कोई वर्कर ज्वाइनिंग होता है। तो कंटेंट ऑफ एम्बुलेंस वैन जो है, आपको एम्बुलेंस वैन तो रखना है, अगर उसका रेशियो दिया हुआ है कितना वर्कर हैं तो एम्बुलेंस वैन रखना है और ये 227 में रूल नंबर में दिया हुआ है। नोटिस ऑफ पॉइजनिंग और ऑक्यूपेशनल डिजीज कोई होता है इस तरह का, तो आपको 230A जो रूल्स हैं उसमें इसका मेंशन किया गया है और इसके लिए फॉर्म नंबर आपको 13 फिलअप करके आपको इसका नोटिस देना है। किसको नोटिस देना है वो भी वहाँ पे दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपको 233C में दिया है, इसके लिए फॉर्म नंबर 11 है। और उसके बाद हेल्थ रजिस्टर जो है आपको मेंटेन करके रखना है 223D और फॉर्म नंबर इसका 12 है। रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एज बिल्डिंग वर्कर 240 में दिया है और इसके लिए फॉर्म नंबर 15 है। उसके बाद जो है मस्टर रोल जो है, जो भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनके जो रजिस्टर हैं, फॉर्म नंबर 14 में। रजिस्टर ऑफ वेजेस जो है कितने वो पैसे लेते हैं उसको आपको जो है 17 में मेंटेन करना है। और रजिस्टर फॉर वेज कम मस्टर रोल आपको 18 में मेंटेन करना है। और उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिडक्शन ऑफ डैमेज और लॉस, ये आपको मेंटेन करना है कितना में? तो 19 में। ये कौन सा रूल कहता है? 241(1)B, यहाँ पे सारे मेंशन है। और रजिस्टर ऑफ फाइन, जो भी हम फाइन लगाते हैं तो उसका रजिस्टर जो है फॉर्म नंबर आपको 220 में फिलअप करके रखना है। रजिस्टर फॉर एडवांस, अगर कोई वर्कर लेता है तो उसके लिए 21 फॉर्म भरना है और ये कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल कहता है? सेंट्रल रूल, तो 241B। और रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम जो है आपको फॉर्म नंबर दिया हुआ है आपको 22 में और 241C में इसका बारे में मेंशन है। वेज बुक ऑफ ईच ऑफ सच बिल्डिंग वर्कर जो है आपको फॉर्म नंबर 23 में मेंशन है और ये रूल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ ईच ऑफ सच बिल्डिंग वर्कर जो है आपको फॉर्म नंबर 24 में आपको भर के देना है। और 241(2)B ये रूल जो है उसमें इसका डिटेल्स दिया है। उसके बाद जो है एनुअल रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय टू बी सेंड टू रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब इसको कौन से फॉर्म में? तो फॉर्म नंबर आपको 25 में साल में एक बार आपको देना है और ये रूल नंबर 242 कहता है। तो BOCW एक्ट के थ्रू जो हमारे ऊपर, यानी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर जो है जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो मैंने सारा चीज़ बता दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं लीगल रजिस्टर। और आप जानते हैं कि हमें किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। उसके बियॉन्ड अगर सेफ्टी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड नहीं करना, हमको सबसे मिनिमम करना है, तो मिनिमम तो आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर है वो तो फुलफिल करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है वो आपके काम बंद करा देगी, आपका काम नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा मतलब समझ ही रहे हैं, नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है सारे लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए BOCW एक्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर कंपनी को स्मूथली रन कराना है तो। और अगर सेफ्टी ऑफिसर हैं तो उनको तो पता होना चाहिए, क्योंकि वही एडवाइस करते हैं इन सारे चीज़ों पे। तो मैं बोलूँगा एक बार BOCW एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स को देख लीजिए। और अगर ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछते हैं कि इसमें क्या लीगल ऑब्लिगेशन है एज पर द BOCW एक्ट। तो अगर आप जानते हैं तो मैक्सिमम आप रिप्लाई दे पाएंगे। सारा चीज़ याद रखना मुश्किल होता है, बट आप जो है बहुत सारी चीज़ों को इसमें से बता सकते हैं और बाकी समय पढ़ने पर आदमी इन सब चीज़ों को देखता है। तो ये एक समरी टेबल था, तो आई होप जो है आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा अपने लीगल ऑब्लिगेशन को जानने के लिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे चैनल से जुड़े हैं और मैसेज मिलते हैं और अन्य बहुत से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आगे आप किस तरह का वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।